हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2018 का पेपर 2 क्लास 6 to 8 वाला। इसके अंदर 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले सीडीपी का, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला मतलब कि ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। तो ऑप्शंस है लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है इलाहाबाद, जिसको कि प्रयागराज कहते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कॉलर का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनमानुषों से। ऑप्शंस है कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से। तो करेक्ट आंसर है वनमानुषों से, जिसको कि चिंपैंजी कहते हैं, और जिसका नाम सुल्तान था। अगर आपने कॉलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का पठार है। तो अधिगम का पठार विच मीन्स प्लेट्यू इन लर्निंग। तो प्लेट्यू इन लर्निंग, लर्निंग कब होता है, लर्निंग का प्लेट्यू कब बनता है? जब या तो वो प्लेट्यू ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो अगर वो स्थिर है या स्टक मतलब स्टक हो गया है, तो उस केस में हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉक्ड प्रोग्रेस हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आंसर ऑप्शन क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध, ये सारा गलत है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन मतलब ब्लॉक्ड प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सही व्यवहार अगर आपको चाहिए तो आपको वो व्यवहार खुद प्रस्तुत करना होगा बच्चों के सामने। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को मतलब गोल ग्रेडियंट 1932 में दिया था। इसको क्लार्क हल ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा D.W. एलन। बाकी 3 नाम जो है बुश, डेविड ह्यूम एंड एचिसन, ये तीनों संबंधित है माइक्रो टीचिंग से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का स्तर ऑप्शन नंबर 4 दूरवर्ती स्तर नहीं है। बाकी अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर और स्मृति स्तर, ये तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क उद्वेलन मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। बाकी व्याख्यान यानी लेक्चर, योजना यानी प्लानिंग, अन्वेषण मतलब होता है आपका इन्वेस्टिगेशंस। तो ये तीनों होता है, बट नहीं है पूछा है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, तो नहीं है बोला है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृत्ति करती है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये केवल विशेष के लिए काम नहीं करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको एक साथ लेके आने की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 2, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। तो ये ठीक है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये भी करेक्ट है। ये सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ये भी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो फ्लेंडर्स इंटरेक्शन की बात हो रही है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अभिभावक कथन। क्वेश्चन नंबर 12, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो संभाषण का मतलब होता है कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कन्वर्सेशन। तो इसका आपको पता होगा
इसका जो होता है मॉर्फीम कहते हैं उसको, यानी पहला रूप ग्राम। मॉर्फीम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका कन्वर्सेशन का, जबकि जो सेकंड है जिसको पद लिखा हुआ है, ये मीनिंगफुल अगर टर्म हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये सबसे स्मॉलेस्ट आता है। लेकिन अगर कन्वर्सेशन की बात करें तो मॉर्फीम, जिसको कि रूपग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं ये कहा था बेसिकली जॉन डीवी ने, और उसके सपोर्टर थे सिम्पसन, तो इन्होंने भी उसको कहा था सिम्पसन। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? वर्णन, बोध, चिंतन, स्मृति, ये तीनों चिंतन का स्तर होता है और शिक्षण का स्तर होता है, पर नहीं है पूछा है तो वर्णन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। मुख्य संक्रिया होती है तो ये सभी होगा, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, रेमेडियल टीचिंग और प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी को चीज़ को सामने रखना, तो ये सारा हो जाएगा अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब आते हैं 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उद्दीपन सामान्यीकरण, मतलब उसका स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया है। अगर वो काला कुत्ता से डर रहा है तो वो किसी भी काली वस्तु को देख करके डर रहा है, विच मीन्स स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया उसको, यानी उद्दीपन सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो शिक्षण विधि का ध्यान में रखते हुए किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि वो ज़रूरी नहीं है, व्यक्तिगत भेद आपको नहीं करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो तो ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, बच्चा का मेंटल लेवल क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। विषय की विशिष्ट प्रकृति, आप क्या पढ़ा रहे हो उसका प्रकृति कैसा है, तो नेचर कैसा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बट बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ भी नहीं पूछा है, तो जिज्ञासा की कमी, क्योंकि पता है बाल्यावस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे पूछा है नहीं है तो जिज्ञासा की कमी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ भी नहीं पूछा, नहीं है बोला है, तो इसका मतलब अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो आपको पता है फिजिकल, साइकोमोटर एंड सोशल, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका फिजिकल, सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ और आपका मेंटल वैल्यूज़, है ना। तो प्रथम चरण सबसे पहले पूछा है, अगर प्रथम चरण की बात करोगे आप तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 21, सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार है, करेक्ट आंसर प्रसार है, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो प्रसूत अनुबंधन के लिए। प्रसूत अनुबंधन का अर्थ होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि स्किनर ने दिया था, तो ये इसका स्किनर बॉक्स में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है, तो बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 5 उप परीक्षण, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन सबसे पहले फ्रोबेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है, ऑप्शन 3 विलियम्स करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है,
तो आपको पता है अगर बच्चा कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो सबसे उसको ठीक करने के लिए सबसे बेटर आप क्या करोगे कि उसके कारणों का पता लगाओगे। उसके माता पिता को सूचित आपको नहीं करना है बिगनिंग में, उसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है, छात्र को पनिशमेंट देना भी गलत है। तो आप क्या करेंगे, कारण पता करोगे कि बच्चा ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहा है, वांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुधार देना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 27 पे। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो आपको इसका आंसर पता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपको पता है ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट जो होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, मतलब देख नहीं पाएंगे। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, दृष्टि बाधित विद्यार्थी। जो इसको देखने में प्रॉब्लम होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट में 6 पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है। उन पॉइंट्स पे अलग अलग जगहों पे उभार होता है जिसको कि टच करके आप लेटर्स को पहचान पाते हैं, तो वो होता है ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल ने दिया था इसको, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। CWSN का अर्थ। CWSN मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स का आंसर डायरेक्टली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे नहीं होता है, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो वृत्तिक वृद्धि यानी प्रोफेशनल ग्रोथ जो होता है वो काउंसलिंग का पार्ट नहीं है। काउंसलिंग के पार्ट में आप इंटरव्यू लेते हो, सामने रखते हो, विश्वास होता है, संप्रेषण मतलब कन्वर्सेशन होगा, आपस में बातचीत होगी, पर वृत्तिक वृद्धि यानी प्रोफेशनल ग्रोथ को यहाँ पे नहीं देखा जाता है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, भाग 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा हिंदी। हिंदी के और डिस्कशन करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 31, चित्रंजन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चित्रंजन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 2, अविच्छिन्न। चित्रंजन का विलोम होता है अविच्छिन्न, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन 1 गलत है, रास्ता नापना का मतलब होता है आकलन करना, ये गलत है। रग रग जानना यानी किसी से अच्छी तरह से परिचित होना। लोहा लेना यानी सामना करना। शैतान के कान काटना मतलब बहुत चतुर होना। तो इसका जो है ऑप्शन 1 वो इनकरेक्ट है, रास्ता नापना आकलन करना गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है। तो लोकोक्ति और अर्थ का जोड़ा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख। नाम के प्रतिकूल कार्य करना मतलब जो नाम है उसकी बिल्कुल उल्टा काम करना, तो ये तो सही हो गया। अक्ल बड़ी या भैंस यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना, यानी खुद की गलती ना मानना और दूसरे पे ही ब्लेम कर देना, तो ये भी सही है। आ बैल मुझे मार यानी बैल को मारना, तो ये गलत हो जाएगा। आ बैल मुझे मार मतलब खुद ही मुसीबत मोल लेना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और इसमें गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, उत जोड़ डयन, उड्डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृष्टा। रचयिता में भी यह होना चाहिए था और उसमें हर्षी की मात्रा। सुषुप्त भी गलत है और शिष्टा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा मतलब जहाँ भी आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी टर्म दिखेगा तो वो आप समझ जाना कि वो द्विगु होता है।
तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्विगु करेक्ट आंसर है, कर्मधारय भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाना का अर्थ है। तो अंदर अंदर यानी गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा होना इसका मतलब है कुछ छुप छुप के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में अर्थ जो होता है, जैसे कोई शब्द है उसका अर्थ कुछ विशिष्ट ही निकल के आएगा, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। स्वर किसका भेद है। तो स्वर आपको पता है संधि का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 40, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग जो है वो अति है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। जब बच्चा जो है वो टीचर की बात सुन रहा है और वो उसी को कॉपी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अनुकरण का सिद्धांत, यानी वो सीख रहा है। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, अंबर पनघट में डूबो रही तराघाट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण है आपका श, स और स। श हो जाएगा, मूर्धनी श और दंत स, तो ये तीनों हो जाएंगे। उष्म मतलब होता है जिसमें मुंह से कुछ गर्म हवा आती हुई फील होती है ना, उसको कहते हैं उष्म वर्ण। क्वेश्चन नंबर 44, मेंढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेंढक का तत्सम रूप मतलब ऐसे शब्द, तत्सम वो शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज़ उठ के आते हैं और वो अभी भी संस्कृत में ही पड़े रहते हैं, उसको हम संस्कृत में ही यूज़ करते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मंडूक। क्वेश्चन नंबर 45, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। तो दिग्गज का संधि विच्छेद दिक जोड़ गज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दिक जोड़ गज। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त का विलोम क्या है। तो गुप्त मतलब छुपाना, तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट करना, यानी बता देना। 46 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 47, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। गांठ का पूरा यानी कि ईमानदार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो गांठ का पूरा है। जैसे अगर कहो राम गांठ का पूरा है, इसका मतलब राम काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करेंगे। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द, लक्ष्य का मतलब आपको पता है निशाना और उद्देश्य होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है। तो सुधा का अनेकार्थ शब्द ऑप्शन नंबर 1 अमृत और पानी, ये दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी गुण के विरुद्ध नाम का होना, जो भी गुण आप देखने को मिल रहा है उसके एकदम विपरीत होना, नाम के विपरीत गुण का होना, इसी को कहते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 है अब आगे। अच्छा, 51 के पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज, इसको आपको क्या करना है, फटाफट पढ़ लेना है। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस पढ़ना होता है ना, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं। तो पेड़ पौधे अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली देते हैं, भोजन देते हैं, पर हमें जल नहीं देते हैं। इस पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। तो पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना है। कविता शिक्षण की विधि है, अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट 54, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो विश्लेषण विवेचन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ भी नहीं है पूछा है, तो कृति यानी निकृष्ट पुरुष, ये इनकरेक्ट है, मतलब ये सही है, ये इनकरेक्ट है इसीलिए ये सही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 56, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है
कि किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। जैसे आप किसी काम के लिए गए हो लेकिन वो काम छोड़ के आप कुछ और काम करने लग गए हो, तो कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो वाक्य और उसके भेद से संबंधित जोड़ा जो है, लक्ष्मी गई और सोफिया आई, ये सरल वाक्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे और है, तो ये सरल वाक्य नहीं होगा, ये इसलिए गलत है। 58, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसको मितव्ययी कहते हैं, ना कि अपव्ययी, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विराम चिन्ह मतलब पूर्ण विराम जहाँ पे आएगा, या फिर कोई भी चिन्ह जो होते हैं, तो इसमें ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, तो यहाँ पे नहीं के बाद कॉमा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका ऑप्शन 4, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, तो ये जोड़ा गलत है। तो काठ की हांडी को आप बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते हो, क्योंकि काठ है ना, लकड़ी है, तो वो बार बार नहीं, यानी जल जाएगी किसी ना किसी वक्त। तो हांडी बार बार जल जाती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बार बार नहीं जलती है, वो स्टार्टिंग में नहीं जलती है, इसीलिए ये जोड़ा गलत है। पहला जोड़ा हम लोग सारा ऑप्शंस पढ़ते हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छोड़कर दूसरे विपत्ति में पड़ना, यानी एक प्रॉब्लम से निकले दूसरे में फंस गए, तो ये पहला वाला करेक्ट है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, तो ये भी सही है कि खाओ पियो मगर इज्जत के साथ, यानी सोचो ऐसा कि कल को कोई ज़रूरत पड़े तो आपके पास पैसे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, तो ये भी करेक्ट है, पर ऑप्शन 4 इनकरेक्ट था, इसीलिए वो यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो गलत ही सही है, यानी 60 का 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट है इंग्लिश, पार्ट 3 इंग्लिश। तो इंग्लिश में ऑप्शन नंबर 1, व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड? विजर्ड का फेमिनाइन जेंडर विच हो जाएगा, विजर्ड मतलब जादूगर, विच यानी जादूगरनी, या डायन चुड़ैल भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, द मस्कुलिन जेंडर ऑफ वाइक्सिन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स? तो पंक्चुएशन मार्क्स ऑप्शन 2 में दिख रहा है, द मिनिस्टर सेड इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ पे एकदम सही सही जगह पे कॉमा, एपोस्ट्रॉफी कॉमा सब लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट? तो प्रिवेंट में प्रिवेंटेबल करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंटिंग हो सकता है, प्रिवेंटिव हो सकता है, बट प्रिवेंटियस जैसा कुछ टर्म नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो चोरों ने रात को ताला तोड़ा ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ब्रोक इनटू फ्रेजेस वर्ड, तो ये ब्रोक इनटू हो जाएगा करेक्ट वर्ड। फ्रेजल वर्ब को आइडेंटिफाई करना था ना, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, आई डिडंट नो डैश इन द पार्टी, आई डिडंट नो एनीबडी इन द पार्टी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोनिक पेयर? होमोफोनिक पेयर मतलब ऐसे वर्ड जो फोनिक मतलब फोन से याद रखिएगा, साउंड से रिलेटेड है। होमोफोनिक मतलब है जो सेम काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करे, उसको होमोफोनिक कहते हैं, होमोफोनिक। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, जैसे स्टेयर स्टेयर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, स्टील स्टील, तो ये सारे वर्ड सिमिलर है, मतलब साउंड सिमिलर आ रहा है, इसका मीनिंग तो अलग अलग है। जबकि काइट और किट, इन दोनों को पढ़ने पे दोनों का होमोफोनिक यानी सेम साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है,
इसीलिए ये करेक्ट है क्योंकि नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजेंट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन। तो कौन सा इसमें से क्या है, डज नॉट हैव साइलेंट लेटर, किस में साइलेंट लेटर नहीं है, तो ऑरेंज में नहीं है, क्योंकि डेप्थ को भी हम डी को हम लोग साइलेंटली पढ़ते हैं, नॉक को भी हम नॉक कहते हैं जब, तो के साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट को भी हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें एच साइलेंट होता है, जबकि ऑरेंज में हम ओ से ही पढ़ते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हु इज द फॉलोइंग सेंटेंस, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, तो हु क्या हो जाएगा, इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस, श्रुति wanted to work so she went to her room, श्रुति wanted to work so she went to her room, तो ये क्या हो जाएगा, सो जो है वो कंजक्शन हो जाएगा, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब, इसमें से किस में मॉडल वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर 4 में सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑट आया है और ऑट इज़ अ मॉडल वर्ब। हर मदर ऑट टू नो वॉट शी इज़ डूइंग इन मुंबई, उसकी मदर जानना चाहती थी कि वो मुंबई में क्या कर रही है, तो यहाँ पे ऑट टू जो है वो आपका मॉडल वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अवर्स इज अ वास्ट कंट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन में आपका यहाँ पे पता चल रहा है कैटल, कैटल देखते साथ आप समझ जाओगे कलेक्टिव नाउन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस को क्या करना है, पहचानना है, तो ही विल बी टेकन केयर ऑफ, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, तो आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी, तो ये एक्टिव हो गया, आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी, मैं वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लामेटरी वन, एक्सक्लामेटरी हम लोग कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो एक्सक्लामेटरी में आपको लास्ट में जो साइन दिया है, सिंबल दिया हुआ है, ये इससे भी आपको पहचान सकते हो आप बहुत इजीली, ये वाला सिंबल। इसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कब यूज़ करते हैं, जब वाव या सम अमेज्ड या खुशी वाली फील होती है या बहुत ज़्यादा दुख होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द मॉर्निंग टुडे, तो यहाँ पे हम अमेज्ड हो रहे हैं देख करके कि कितनी सुंदर सुबह है आज की, तो ये वह क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट, तो किस में साइलेंट लेटर है, काम, काम में सी जो है वो साइलेंट लेटर है, जबकि फॉन्ट, क्योर, बट इन सब में सी का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो साइलेंट लेटर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 77 के बाद 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ करेक्ट नरेशन, इसमें से किसका करेक्ट नरेशन है, तो आपको इसमें देखना होगा, माई मदर टेल अस दैट हर अंकल was a salesman, option number 2, he said to me do not cross the limit, option number 3, he has told me that his father was a police officer, option number 4, Shyam said to me that he was not an is yesterday, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, he said to me do not cross the limit, करेक्ट नरेशन। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द एंटोनिम ऑफ नैरो, तो नैरो का एंटोनिम यानी अपोजिट पूछा है, किस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक, तो नैरो का अपोजिट क्या हो जाता है, ब्रॉड, यानी चौड़ा, नैरो मतलब पतली यानी छोटी सोच या ब्रॉड फैली हुई सोच या थोड़ा अपडेटेड। क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ क्वेश्चन 5, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इज कैरेक्टर्स, तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग जो होती है वो एक्टिव एंड सोशल होती है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा 80 का। 81, what does motivate do in the process of learning, what does motivation do in the process of learning, तो मोटिवेशन का काम क्या होता है, it creates interest for learning among
young learners. It creates learning. It creates interest for learning among young learners. तो मोटिवेशन बेसिकली क्या काम करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है नए नए लर्नर्स को जानने के लिए. क्वेश्चन नंबर 82, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन. तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा. अशोका इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस. तो ये हो गया अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ऑफ लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो इसका भी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा. नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा नो मैन. सब्जेक्ट पूछा है ना, तो नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स. 83 हो गया क्वेश्चन. फिर 85 पे आते हैं. 83 के बाद 84 पे. तो इसके बाद देख सकते हो और एक पैराग्राफ दिया हुआ है. इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा. इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना होगा. तो फटाफट पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को आप पढ़ लोगे, 2-3 क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं पैराग्राफ से, फिर पैराग्राफ को फटाफट रीड कर सकते हो. आप चाहो तो यहाँ से पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 84, इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होबो. तो होबो का मतलब होता है समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब और अ हाउस एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ऐसा इंसान जिसके पास ना तो जॉब है और ना ही कोई घर है पर्टिकुलर, पर वो जगह चेंज कर रहा है, तो उसको कह देंगे होबो पैसेज के अनुसार. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, स्कर्वी मीन्स. स्कर्वी पता है विटामिन सी की कमी से होता है. अ डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन सी. क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई द वर्ड कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन जो होता है रॉन्ग पूछा है ना, इसलिए शीप नहीं होगा, कैटल करेक्ट होगा. तो यहाँ पे शीप बोला है, मतलब वो गलत है. आर्मी को हम कहते हैं, कई लोगों का ग्रुप होता है आर्मी में, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है. सीजर्स भी कलेक्टिव नाउन है. एंड डॉटर्स इन लॉ भी, यानी बहुएं, ये भी कलेक्टिव नाउन है. लेकिन शीप जो होता है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि शीप कैसा होता है आपका, शीप का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कैटल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग. तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्लीज़ सी, नहीं ऑप्शन 3, प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, विथ. लेट अस नॉट कन्फ्यूज लिबर्टी विथ लाइसेंस. लिबर्टी और लाइसेंस में डिफरेंस है. which conjunctions will be most appropriate to join the following sentence. He lost the prize, he tried his best. तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 2. he lost the prize but he tried his best. उसको प्राइज नहीं मिला पर उसने अपना बेस्ट किया था, तो ये 2 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्ले फुटबॉल इन द पार्क. ये वाला हो गया. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश का. अब अगली क्लास में हम इसमें से मैथ्स और साइंस को डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फ्रेंड्स.